फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं और कई सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बना चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसका साइन क्या होता है, ई, और इस पे क्या लगा हुआ है, वेक्टर का साइन लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब समझेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखिए होता क्या है कि अगर कोई चार्ज आपके पास है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और उसके आसपास उसके रीजन में कोई भी अगर दूसरा चार्ज आ गया, कोई भी दूसरा चार्ज आ गया, तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अब ये जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है, दूसरे चार्ज पर, वो फोर्स आखिरकार कैसे लगना शुरू हुआ। तो ये तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या उसी को कूलम्ब्स फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिरकार इस पहले वाले चार्ज को कैसे पता चला कि उसके बगल में कोई दूसरा चार्ज आ चुका है और उसके ऊपर अब हमें फोर्स लगाना है। तो यहीं से थ्योरी आता है किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहने का ये मतलब हुआ कि इस चार्ज का पूरे रीजन में क्या है, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों डिफिनेशन इसका क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। आप इस डिफिनेशन को लिख लें, और समझ चुके हैं हम लोग क्या होता है ये। आप डिफिनेशन लिख लें, या इसी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा, मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पर, तो इस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय ये चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी को क्या बोला जाएगा, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। अब इसको आगे हम लोग समझेंगे, पहले आप इसके डेफिनेशन को लिख लें। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए आगे समझते हैं इसको। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमें कोई चार्ज दिया हुआ है। मान लिया कि वो चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। अब अगर ये चार्ज क्यू नॉट है, तो इसके ऊपर जरूर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जरूर किसी न किसी चार्ज के कारण यहाँ पर है। अब ये जो फोर्स लग रहा है इस क्यू नॉट चार्ज पर, वो फोर्स की वैल्यू मैंने मान ली एफ है। अब इस एफ में अगर हम चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट का। यहाँ पर ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो सिर्फ वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसी और के कारण वो निकालनी है। हम क्यू नॉट को इसलिए बहुत छोटा लेते हैं ताकि क्यू नॉट का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ना आ जाए, जिसके कारण कि ये पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कोई इफेक्ट डाल पाए। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए क्यू नॉट को क्या किया गया, बहुत ही छोटा लिया गया है। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को क्या बोला जाएगा, उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। अब इस क्यू नॉट को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुल मिला के हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो हम कभी दूसरे फॉर्मूले में ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई। ये आगे काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आता है कई बार, आगे क्वेश्चंस बनाने में काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, तो चलिए समझते हैं। माना कि ये जो अपना Q है, कैपिटल Q, ये कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, और इसके कारण r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे,
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे और उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, इस क्यू नॉट चार्ज से। तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है और वही उस जगह का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स बाय क्यू नॉट, ये एफ है, बाय क्यू नॉट। एफ की वैल्यू तो हमें पता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो चलिए ये रहा अपना के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो फाइनली वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रख देता हूँ क्यू नॉट, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अवे अवे दूर की तरफ, राइट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही, क्योंकि हम अभी अभी हमने पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो हम यहां से कह सकते हैं F और E का डायरेक्शन फिलहाल क्या है, सेम है। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसके कारण अगर मैं यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेता हूँ, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ F है लेफ्ट की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि क्यू नॉट तो पॉजिटिव है। तो एफ या ई की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम लेफ्ट की तरफ होगी, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो आगे से हम ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चार्ज Q दिया हुआ है जिसके कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू आर कैप बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधे के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, आर कैप मतलब चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो उसका यूनिट वेक्टर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या उसी को क्या लिखा जा सकता है, के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यू। क्योंकि आपको पता होगा कि हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, के क्यू आर बाय आर क्यू। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अगर कोई एक चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा चार्ज आ गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस रखे हुए हैं और हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, उसी तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मान लेते हैं कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, और चूंकि निगेटिव है ये चार्ज तो चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रहा अपना E1 का वैल्यू। यहाँ पे हमने एक डायग्राम से E1 को दिखा दिया है। अब हमारा Q2 के कारण जो चार्ज होगा उस पॉइंट P पर वो क्या हो जाएगा, E2 हमने मान लिया, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बॉडी से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम Q3 की बात करें तो उससे भी, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम बॉडी। और अब हम क्या करेंगे, E1, E2 और E3 को वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पे होगा वही अपना निकल आएगा इस वेक्टर के एडिशन से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, लेकिन कैसे होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आइडेंटिकल चार्जेस को क्या करते हैं, रेगुलर पॉलीगन के ऊपर रख देते हैं सारे वर्टेक्स पे, तो चलिए जरा समझते हैं क्या होगा। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है और इसके सारे वर्टेक्स पे सेम चार्ज रख दिया गया है, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये एक रिजल्ट की तरह आप याद रख सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आंसर वही आएगा, जीरो ही आएगा, कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये सिंपल एक न्यूमेरिकल की तरह या क्वेश्चन की तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जीरो आ जाएगा।
हम बशर्ते क्या होना चाहिए, सारे वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन सभी का साइन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और ये रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। चलिए इसके आधार पर सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है और उसके सारे वर्टेक्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है क्यू 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 क्यू, और हमसे बोला गया है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं 5। अगर 6 चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या होता, 0 होता, लेकिन 0 अभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने चार्ज हैं, सिर्फ 5 चार्ज हैं। चलिए जरा समझते हैं कि आखिरकार क्या होगा इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर अगर 6th चार्ज होता, तो 6th चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, 0 होती। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6th चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6, और सबका समेशन क्या होता, 0 होता। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, E6 मान लेते हैं ये 6 पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं E6 की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस ऑफ E6 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो E1 E2 E3 E4 E5 का जो सम होगा उसी के बराबर E6 का सम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका, ऑपोजिट होगा। और E6 की जो वैल्यू होगी उस वो पूरे E1 E2 E3 E4 E5 को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पांचों चार्ज हैं, पांचों के इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला के अकेले वो किसके बराबर होगा, E6 के बराबर होगा। और इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को 6th चार्ज क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। अगर ये यहाँ होता तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का, पांचों चार्ज का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही अकेले E6 का होगा। और अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इन E6 की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर ये 6th चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम बॉडी इस तरह से होता, और इसका निगेटिव इधर की तरफ होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट, मतलब नीचे की तरफ। और ये रहा अपना E6 का निगेटिव वैल्यू, और यही किसके बराबर होगा, पांचों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो अगर हम सिर्फ E6 निकाल दें तो इस डायरेक्शन के साथ हम कह सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण, इन पांचों के कारण। और उसकी वैल्यू हम फिलहाल लिख सकते हैं कितनी, KQ इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है, किसके केस में, रेगुलर हेक्सागन के केस में। सिंपल सी कहानी है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मान लिया कि एक ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं सेम सेम, और हमें बोला गया है थर्ड वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। आप इसको पॉज करके सॉल्व करें, आसान सा सवाल है, आप इसको 2-4 मिनट में सॉल्व करके फिर वीडियो को आगे देखें। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि दोनों चार्ज, या यहाँ पे दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के कारण क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टोरियली हम उसको ऐड करेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले अगर मैं बी वाले चार्ज की बात करूं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ अलोंग द लाइन, ऊपर की तरफ। और अगर मैं सी वाले चार्ज की बात करूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और हमें पता है कि चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है या इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कह सकते हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ए से बी और सी का वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बी के कारण भी और सी के कारण भी। और साथ में हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल कितना होगा, वो 60 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आने वाला है, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 2ee cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू आ गई √3e। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जो नेट आने वाला है उसमें वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, √3 इंटू ई। ई क्या है, किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, KQ बाय
ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू के क्यू बाय ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ये सब बहुत आसान आसान चीजें हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। बार बार रिवीजन करते रहें, पिछले नोट्स को आप पढ़ते रहें। अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपने नोट कर लिया तो आप उसको रिवीजन करें, नहीं नोट किए हैं तो फिर से जाकर वीडियो को देखें और रिवीजन करें। काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है पहली बार में कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो फिर से जाके आप वीडियो को देखें, रिवीजन करें, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ तो होता ही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई विजिबल क्वांटिटी नहीं है कि हमको वो दिखाई दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसको विजुअलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, चार्ज के चारों तरफ कुछ लाइंस खींचे जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को समझ सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कैसा होगा और क्या नेचर शो कर रहा होगा। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये इमेजिनरी लाइंस है। ये रियल में ऐसा कोई लाइन होता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे जाते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है ईएफएल्स के। तो सबसे पहली बात कि ईएफएल्स क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक एक करके हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ईएफएल्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से ईएफएल्स बनाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाए गए, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की ओर देखें तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ द चार्ज इज सिंगल, अगर अकेला एक चार्ज है तो क्या होगा, देन दे स्टार्ट्स और एंड एट इंफिनिटी। अगर अकेला एक चार्ज है तो स्टार्ट या एंड इंफिनिटी पे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है इस चार्ज से और एंड कहाँ कर रहा है, इनफाइनाइट पे जाके एंड करेगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रहा है और स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, ये इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ होगा। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं ईएफएल का। टेंजेंट एट EFLs gives the direction of electric field। अगर हम किसी EFL के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि मान लीजिए यहाँ पर किसी एक चार्ज के कारण कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज के कारण ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ईएफएल भी उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि हम दो ईएफएल ड्रॉ कर दिए और एक ईएफएल बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी और डायरेक्शन में और दूसरा ईएफएल बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो सकता, एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो ईएफएल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे समझते हैं अगला पॉइंट, EFLs डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप। हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, वो क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है, या नहीं अकेले चार्ज हो तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट पर जाकर एंड होता है या स्टार्ट होता है। अगले पॉइंट की अगर हम देखें तो बोलिए क्या है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन द लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये हुआ कि अगर किसी रीजन में ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी या मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और किसी दूसरे रीजन में अगर हम देख रहे हैं कि EFLs उतना डेंस नहीं है, उनकी डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसका मतलब ये है कि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर मैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेता हूँ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम क्या कह सकते हैं कि E1 लेस होगा किससे, E2 से। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, E2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और E1 क्या होगा, कम, क्योंकि E2 जिस जगह पे हमको निकालना है वहां पे EFLs की डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर E1 हमें निकालना है वहां पे EFLs की डेंसिटी कम है। अगला पॉइंट है, EFLs क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस चार्ज। अगर कोई सरफेस दिया हुआ है और उस पर कोई चार्ज दिया हुआ है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो EFLs जो होंगे वहां पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, EFLs इस पे जाकर इंड कर रहे होते नेगेटिव चार्ज के लिए। ये डायग्राम में दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज में एक प्लेट दिया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इस प्लेट पे जाके इंड हो रहा है, लेकिन प्लेट पे किस तरह से जाके इंड हो रहा है, ये परपेंडिकुलरली जाके उस पर इंड हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर दो चार्ज दिए हुए हैं तो क्या होगा, ये जो EFLs जितनी ज्यादा संख्या में होंगे उतना ज्यादा ये उस चार्ज का क्या होगा, वैल्यू होगा या मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इससे हम ये कह सकते हैं, मैं अगर EFLs की नंबर काउंटिंग कर लूं तो इसमें अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 4 4 8 4 12 4 16, इसमें EFLs की संख्या कितनी है, 16। और जितने EFLs इसमें जाके इंड हो रहे हैं, डायग्राम से तो पता चल ही रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और ये नेगेटिव चार्ज रहा होगा। अब इसमें जो EFLs की संख्या इंड हो रही है कितनी है, 4 एंड 4 8, तो यहाँ पर EFLs 8 ही आ रहे हैं, जबकि यहाँ से चला है कितना, 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ EFLs से हम बता सकते हैं कि ए जो है, जो चार्ज है, ए चार्ज वो ज्यादा बड़ा चार्ज होगा और बी चार्ज जो होगा वो क्या होगा, छोटा चार्ज होगा। तो हम कह भी सकते हैं कि QA चार्ज ए डिवाइडेड बाय चार्ज बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कह सकते हैं 16/8 इज इक्वल्स टू 2। मतलब हम चार्ज का रेशियो बता सकते हैं EFLs के नंबर को काउंट करके। मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना है, ये हमें पता ही है कि QB क्या होगा, नेगेटिव होगा, और QA क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, बाकी जो बचे हुए EFL से वो क्या करेंगे, तो वो इंड करेंगे कहाँ जाकर, इनफाइनाइट पर जाकर, वो इनफाइनाइट पे जाकर खत्म होंगे। अब अगला है, द लाइन कर्व्स आर, ये एक्चुअली EFLs की बात कर रहे हैं, द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन ए चार्ज फ्री रीजन। तो अगर कोई सामने चार्ज नहीं है तो जो EFL कहीं से स्टार्ट हुआ है तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। और नहीं, अगर मान लीजिए सामने कोई चार्ज दिख जाता है तो क्या हो जाता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है या अपना डायरेक्शन वहां से वो चेंज कर लेता है। तो अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो EFLs क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। इसके बाद अगर हमें बोला गया है किसी बाइनरी चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पहला बाइनरी चार्ज सिस्टम हम लोग देख, जो सारे डायग्राम आप याद रखेंगे कि कैसा होता है, किसके लिए क्या होता है। तो पहला हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर बाइनरी चार्ज सिस्टम ये रहा, प्लस और माइनस दो चार्ज थे, एक प्लस था एक माइनस था, इसके कारण बाइनरी चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख चुके हैं। उसके बाद मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए EFLs कैसा होगा, तो ये रहा उसका डायग्राम, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए EFLs कैसा होगा। और अगर यहाँ पर दो निगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज होता तो EFLs कैसा होता, बिल्कुल यही डायग्राम बनेगा, बस इसमें आप एरो का डायरेक्शन क्या कर लेंगे, ऑपोजिट कर लेंगे, क्योंकि EFLs कैसे होंगे, EFLs निगेटिव चार्ज में आकर इंड कर रहे होंगे, ना कि उससे निकल रहे होंगे। तो आप बस वही डायग्राम बना लेंगे जैसा ये पहला बना हुआ है निगेटिव निगेटिव के लिए, बस डायरेक्शन ऑफ एरो क्या करेंगे, आप चेंज कर लेंगे। अब जरा समझते हैं कि आखिरकार इस तरह का EFL क्यों बनता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें अच्छे से, तो इस डायग्राम में क्या है, जैसे इसको मैं Q1 बोल दे रहा हूँ, इसको पहले वाले को Q1 दूसरे को Q2। तो इस डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सपोज मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले चार्ज के कारण किधर की तरफ होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जबकि दूसरे वाले चार्ज के कारण किधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा।
और जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ईएफएल का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ईएफएल पे खींचा हुआ टेंजेंट क्या देता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ईएफएल को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ईएफएल हमें बहुत सारी चीजों का जानकारी देता है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंट्रोडक्शन। या सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ ली। अब एक और चीज, अगर हमें किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है, हमें पता है कि सिर्फ ईएफएल्स को देख के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। तो अगर हमें किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है या दिखाना है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का क्या तरीका होगा, हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस खींच देंगे। पैरेलल लाइंस एरो के फॉर्म में हम इस तरह से खींच देंगे, और सबके बीच का जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है, ये गैप बताता है कि हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सेम है। अगर गैप सेम है तो, और डायरेक्शन तो हमें यहाँ दिख ही रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट एरोज हैं, तो डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, हर जगह सेम है। तो हम ये यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सबका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ जो गैप है दो लाइंस के बीच वो डिफर कर रहा है अलग अलग जगह पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड इसका अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग है, और डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। डायरेक्शन भले सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग जगहों पे क्या है, अलग अलग, जिसको यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे। थर्ड केस में क्या हो रहा है, इसमें गैप सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर गैप भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ना तो इसका डायरेक्शन सेम है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने समझा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हमको दिखाना हो तो हम कैसे समझेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका गैप क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। बाकी सारे केसेस में क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। अब हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे और क्या देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब तक हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण देखा, अब हम देखेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे चार्ज ऐसा होता है कि एक रॉड दे दिया जाए या एक गेंद दे दिया जाए, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर कितनी होगी, ये अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर सुनना आप लोग जारी रखें और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, आगे यही काम आने वाला है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, और आप लगातार इसका रिवीजन करते रहें। पहला चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप पढ़ते रहेंगे बहुत इजी लगेगा, नहीं पढ़ेंगे यही चैप्टर्स बाद में हार्ड हो जाता है। और ये चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, इसी से रिलेटेड है आगे के भी चैप्टर्स, आपको ये करंट में भी काम आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी काम आएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स हर जगह काम आते हैं। एक्चुअली 12th का जो फर्स्ट बुक है उसमें 8 चैप्टर है एनसीईआरटी में, और 8 चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, सबका कॉन्सेप्ट एक दूसरे में यूज होता है, इसलिए इसको हल्के में ना लें और आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। फाइनली यूट्यूब पे अपना जो चैनल है, किस नाम से है, फैंस ऑफ फिजिक्स नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बोलें सब्सक्राइब करने और लेक्चर्स देखने के लिए। ये स्लाइड्स बनाने में काफी मेहनत पड़ रहा है, काफी टाइम लग जा रहा है मुझे, इसलिए मैं डेली नहीं अपडेट कर पा रहा हूँ, डेली लेक्चर नहीं डाल पा रहा हूँ। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए, धन्यवाद।